तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। और आज हम बात करने वाले हैं 24, 25 और 26 अगस्त के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। देखेंगे पिछले 3 दिनों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहा, साथ ही साथ संपादकीय या फिर अन्य पृष्ठों में क्या कुछ है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानने को हो सकता है। गाइज, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं उनकी डेथ हो गई थी पिछले साल, अरुण जेटली जी की। और उनकी पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। डेथ्स की बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शायर रहे राहत इंदौरी की डेथ हुई, और वहीं पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की भी डेथ हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रही जो कि कोलकाता में रहती थी, आमला शंकर, हाल ही में अभी उनकी भी डेथ हो गई थी। इसके अलावा इरफान खान और ऋषि कपूर की भी इंपॉर्टेंट डेथ्स हैं जो इस साल हो गई थी। तो गाइज, इसके अलावा अगर यूपी में बात करेंगे तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री रहे जो चेतन चौहान और पूर्व क्रिकेटर थे, उनकी भी अभी हाल ही में कोरोना के चलते डेथ हो गई थी। गाइज, देखते हैं और क्या कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ से आज देखने को मिल रही हैं। गाइज, जो हमारे सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत, यानी कि जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको कहा जाता है सीडीएस, उन्होंने कहा है कि अगर वार्ता से चीन नहीं मानता है तो फिर हमारे पास सैन्य विकल्प जो हैं ये खुले हुए हैं। तो सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, ये बात कही है विपिन रावत ने। और हम जान रहे हैं कि आजकल भारत और चीन के बीच में जो तनातनी है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और आज ही जो खबर आई है उसमें भारत में क्या किया गया है कि भारत के जो बॉर्डर पे जो जो सैन्य हमारे जो सैनिक जो हैं उनके लिए क्या किया गया है, कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइल्स उनको प्रोवाइड कराई गई हैं, और अब उनके साथ में ही वो वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। तो ये एक अच्छा और बड़ा कदम, मजबूत कदम उठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। गाइज, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो भारत को समर्थन करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर जो है वो तैनात कर दिए हैं। और ये जो है इनके बारे में आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। गाइज, ये खबर भी जुड़ी हुई है भारत और चीन से। हम देख रहे हैं भारत और चीन के साथ में अमेरिका और चाइना के बीच में भी तनातनी चल रही है। सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया था, वो जो ह्यूस्टन का दूतावास था उसको बंद किया था, वाणिज्यिक दूतावास था अमेरिका में चीन का। इसके बाद में इसके जवाब में चीन ने क्या किया था, जो चेंगदू का दूतावास था अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास, उसको बंद किया। इसके बाद में अमेरिका ने भारत के बाद में भारत को फॉलो करते हुए जो टिकटॉक कंपनी थी उस पर बैन लगाया। इसके बाद में जो दिग्गज ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है अलीबाबा, इस पर भी अब रोक लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। तो ये एक संकेत मिल रहे हैं जहां पर इस कंपनी पे भी बैन लगाया जा सकता है। तो ऐसे में दो बड़े ताकतवर मुल्क चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने, वही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, बढ़ती इकॉनमी, उभरती इकॉनमी वाला देश भारत भी लगातार चीन के साथ में तनाव झेल रहा है। ऐसे में जो बॉर्डर के साथ में हमारा बफर स्टेट है, बफर कंट्री है जो हमारा है नेपाल, उसके साथ में भी हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले हो गए हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो उसके साथ भी हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे बने हुए हैं। तो गाइज, ऐसे में जब भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही है तो अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है। तो अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने जो दिए गोर्सिया सैन्य अड्डे पर स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है। परमाणु हथियारों से लैस यह विमान दुनिया का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी इसे किसी भी रडार की पकड़ से बचाती है। तो गाइज, जो अमेरिका का हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है दिए गोर्सिया सैन्य अड्डा, तो दिए गोर्सिया सैन्य अड्डा है अमेरिका का, और यहीं पर B-2 बॉम्बर जो है वो अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं भारत को समर्थन देने के लिए। गाइज, तो यहाँ पे बात आई है दोस्त जेटली की याद में भावुक हुए प्रधानमंत्री, पहली पुण्यतिथि पर जेटली को किया याद, ट्वीट कर कहा, साल भर पहले का वीडियो में उन्होंने बोला कि पीएम मोदी बोले कि मुझे मेरे दोस्त की बहुत याद आती है। पिछले साल लंबी बीमारी के बाद में जेटली ने अंतिम सांस ली हुई थी। तो गाइस, जो अरुण जेटली जी थे उनके पहली पुण्यतिथि पर पक्ष और विपक्ष के तमाम सारे नेताओं ने और बाकी सामान्य जन सामान्य ने भी अरुण जेटली जी को याद किया हुआ है। गौरतलब है कि जो अरुण जेटली जी थे वो न सिर्फ एक सफल वकील थे, इसके अलावा अनुभवी शासक और प्रशासक भी रहे थे। जेटली भाजपा की नीतियों और विचारधारा को लेकर के काफ़ी मुखर थे। वहीं अपने सहज व्यक्तित्व के कारण अन्य पार्टियों के नेताओं से भी उनकी मित्रता थी। उन्होंने वकील, नेता और क्रिकेटर समेत, प्रशासक समेत सार्वजनिक जीवन में कई भूमिकाएं निभाई हुई थी।
गाइज इसके बाद में एक खबर है कि भाजपा के सदस्यता अभियान पर जो हाई कोर्ट है हमारा एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का, वो काफ़ी सख्त हो गया है। गाइज हुआ क्या है कि यहाँ पे एक सवाल पूछा है गवर्नमेंट से हाई कोर्ट ने कि जब शादी और अंत्येष्टि में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है तो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हुआ, और एसपी और कलेक्टर को कोविड-19 गाइडलाइन के तहत कार्रवाई कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा हुआ है एमपी के हाई कोर्ट में। तो जो भाजपा का सदस्यता अभियान था इस पर हाई कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए काफ़ी सख्त निर्देश दिए हैं और सीधे तौर से कहा है कि कार्रवाई कर 15 दिन के भीतर हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गाइज विदेश में नीट का केंद्र बनाने के निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नीट की परीक्षा को लेकर के आज के अखबारों में खबर है, जो पर्यावरण और कार्यकर्ता है हमारी ग्रेटा थनबर्ग, इन ग्रेटा थनबर्ग ने भी कहा है कि भारत में जो नीट की परीक्षा है उसको फिलहाल रोक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के तमाम सारे नेता और इसके अलावा जो छात्र हैं वो भी नीट परीक्षाओं को कराए जाने का विरोध जता रहे हैं। हालांकि जो एग्जाम बोर्ड है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी श्योर दिख रहा है कि वो एग्जाम कराएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी चिट्ठी लेकर के कहा है कि नीट और जेई की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित होनी चाहिए। गाइज कोरोना पैंडेमिक के दौरान स्थितियां काफ़ी विषम बनी हुई हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की परीक्षा को कराना सरकार के लिए वाकई में या फिर परीक्षा बोर्डों के लिए तो एक बड़ी चुनौती है ही। लेकिन ऐसे में दूसरी जो सबसे बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति है वह है परीक्षार्थियों के साथ में, उनके स्वास्थ्य के साथ में या उनके जीवन को संकट में डालने वाली जैसी चीज़ों को करना कितना खतरनाक और घातक साबित हो सकता है, ये चीज़ भी अपने आप में अछूती नहीं है। और चाहे जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तैयारी करने वाले तमाम सारे छात्रों, उनकी न सिर्फ इन पिछले 4 या 5 महीनों की परिस्थितियों का न सिर्फ छात्रों की मनोदशा पर असर पड़ा है, इसके साथ ही साथ में जो कंसंट्रेशन संबंधी चीज़ें थी या फिर जो अध्ययन की निरंतरता थी उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में किसी भी परीक्षा को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में या फिर कठोर तरीके से कराने का निर्णय किस हद तक सफल साबित होगा ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन फिलहाल नीट की परीक्षा को रोकने के लिए काफ़ी सारी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। गाइज संभव है पर्यावरण संघ आर्थिक विकास भरत झुनझुनवाला का एक लेख छपा हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए जीडीपी को बढ़ाने का सही फार्मूला यह है कि पहले परियोजनाओं का निष्पक्ष आकलन हो, फिर उन पर तेजी से अमल किया जाए। कल मैंने इसी लेख से निकाल करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जहां पर इन्होंने बताया है कि जैसे कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो कोटली भाल जल विद्युत परियोजना है इसका आकलन किया तो इन्होंने पाया कि इस परियोजना को लागू करने से देश की जो जीडीपी है वो बढ़ने के बजाय घटेगी। परियोजना का लाभ करीब करीब 155 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगा, जबकि पर्यावरण की हानि का आर्थिक मूल्य 931 करोड़ रुपए था। पर्यावरण की हानि नदी द्वारा लाई जा रही गाद के रुकने के कारण गंगा सागर का कटाव तो है ही, पानी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो गाइज ये जो भरत झुनझुनवाला जी का लेख है, यहीं से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कोटलीबाल जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड के देवप्रयाग में कोटलीबाल जल विद्युत परियोजना जो है ये है। लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और इन्होंने इस लेख में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया है। गाइस तो मेंस के लिए प्रिपरेशन में इस लेख को आप पढ़ लीजिएगा तो हम ये इससे निकाल सकते हैं निष्कर्ष की जो पर्यावरण है और साथ में जो हमारा आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनका रिलेशन क्या है, और साथ ही साथ पर्यावरण का नुकसान करके आर्थिक विकास की हद तक सफल साबित होगा, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो सतत विकास है इसकी अवधारणा के संबंध में ये चीज़ कितनी खिलाफ है और कितनी मुश्किलें पैदा करेगी, ये जानकारी हमें इस लेख से मिल जाएगी। गाइज इसके अलावा आजकल के अंतर्गत जो गौरी शंकर राजहंस जी हैं ये पूर्व सांसद रहे हैं और ये पूर्व में राजदूत भी रहे। इनका एक लेख छपा है भारत और नेपाल के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते के टाइटल से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बीते दिनों भारत के लिए जिस बोली का प्रयोग किया शायद उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है और इसे सुधारना शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओली ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और इस कथन का पुरजोर स्वागत किया कि भारत अपने छोटे छोटे पड़ोसियों का पूरा ख्याल रखेगा। इसे समझा जा सकता है कि ओली ने संकेत दिया है कि पुरानी बातों को भूलकर नेपाल के साथ मित्रवत संबंध, नेपाल जो है वो मित्रवत संबंध बनाए रखेगा। ये जो रक्सल स्थित भारत नेपाल सीमा पर स्थित द्वार है जिसका यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। गाइज भारत नेपाल संबंधों के बारे में मैं लगातार टिप्पणी करता रहा हूं और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता रहा हूं कि जो प्रॉपर डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपसी बातचीत
और विश्वास बहाली करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम किसी भी पक्ष से एक तरीके से इस प्रकार से रुख नहीं मोड़ सकते हैं जिसका खामियाजा हमें बुरी तरीके से भुगतना पड़े। गाइज, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारे आज़ादी के बाद से, बंटवारे के बाद से ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पूर्ण रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले एक दशक के अंदर या 2 दशक के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है कि उसका खामियाजा हमें एक दूसरे रूप में भुगतना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि एक हमारा पड़ोसी जिसके साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और वो हमारे किसी ऐसे दुश्मन के साथ में जाकर के मिल जाता है, या हमारे एक ऐसे अपोजिट कंट्री के साथ में जाकर के मिल जाता है जिसके साथ में हमारा सामरिक महत्व का ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा तनाव है, जिसके साथ में एक बड़ी बॉर्डर साझा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान करेगा बजाय इसके कि वो पर्सनली जितना हमारे लिए नुकसान कर रहा होता। ऐसे में इस चीज़ का आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि हम किनको अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और फिर उनके समर्थन से कौन लोग हैं जो ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है पड़ोसी मुल्कों के साथ में विश्वास बहाली की, साथ ही साथ में आर्थिक तौर से अपने देश को सशक्त करने की। क्योंकि देखिए, कितनी भी चीज़ें चल रही हो देश के अंदर, जितनी हम बातें कर रहे हैं, हम डायलॉग्स कर रहे हैं, गाइज एक जो मेजर डिफरेंस आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में वो है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन में प्रॉब्लम ये है कि चाइना की इकोनॉमी मजबूत है और वो हमसे कई ज़्यादा ट्रिलियन ज़्यादा, कई गुना ट्रिलियन ज़्यादा हमारे पड़ोसी मुल्कों की मदद कर रहा है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क जो आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं है, उनके सामने ये मजबूरी हो जाती है कि वो चाइना के साथ में अपने रिलेशनशिप्स को रखें और उनसे आर्थिक लाभ उठाएं। ऐसे में न सिर्फ हमें उन्हें किसी तरीके से रोकना होगा, रोकने का सिर्फ और एक तरीका है कि जब तक हम इकोनॉमिकली सक्षम नहीं होंगे, तो जब हम खुद ही चाइना के साथ में इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में हम उन देशों को इंपोर्ट से कैसे रोक पाएंगे। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो दूसरे कंट्रीज के साथ में जब तक हम उनको उनकी बाजारों में सामान मुहैया नहीं कराएंगे, उनके सामने मजबूरी है कि वो चीन जैसे बाजार का उपयोग करेंगे। तो ऐसे में स्वयं को सशक्त करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उनका भी एक अपना महत्व है, लेकिन प्रोपोगेंडा से इतर जो चीज़ें हैं उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से विश्वास बहाली, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए दूसरे देशों के आत्मनिर्भर बनने में और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी मदद करना, और ये विश्वास बनाकर रखना कि हम न सिर्फ आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं बल्कि आपकी हर विषम परिस्थिति को हल करने में भी सक्षम हैं। तो साथ खड़े होना काफ़ी नहीं है, ये विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि हम आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। अब चाहे वो ग्वादर का बंदरगाह हो, चाहे हम्बनटोटा हो, इस जिस तरीके से धीरे धीरे करके, इसके अलावा हम देख रहे हैं मालदीव्स में भी जो एक पोर्ट है पूरा का पूरा वो विकसित कर रहा है चाइना यहाँ पर। इसके अलावा जो हमारा चाबहार प्रोजेक्ट था ईरान के साथ में, वो भी धीरे धीरे भारत के हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। तो ये जो बड़े मेजर चंक्स है जहां पर हमारे साथ में ब्लंडर्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारा बड़ा भारी नुकसान हुआ है, वहां पर उस नुकसान को कम करने के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और विशेष तौर से उन पक्षों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो घटनाओं के और परिस्थितियों के वास्तविक पहलू हैं। जब तक हम वास्तविक पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बाकी चीज़ों में सुधार होने की गुंजाइश बहुत कम है और हम लगातार जिस तरीके से जिस सिचुएशन में गिरते चले जा रहे हैं उससे उबर पाना हमारे लिए धीरे धीरे करके और भी मुश्किल होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बॉर्डर लाइंस के साथ में और पोर्ट्स के साथ में चाइना हमको चारों तरफ से घेरेगा, वैसे वैसे हम और ज़्यादा दबाव में आते चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। ऐसे में भारत नेपाल के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें गौरी शंकर राजहंस जी का एक लेख छपा हुआ है जिसमें इन्होंने केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री जी को फोन करने की बात को लेकर के कुछ उम्मीद जताई है कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उनका सुधार होगा। यद्यपि कि जो बड़े डिसीजंस दूसरे कंट्रीज के साथ में, या खासतौर से कहें तो नेपाल और चाइना के बीच में हो रहे हैं, उन डिसीजंस को अगर हम रोक पाने में नाकामयाब रहते हैं तो उसके बाद में फिर किसी बड़ी चीज़ की उम्मीद लगाना अपने आप से बेईमानी करना होगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो घटनाक्रम है उसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको रोकने का प्रयास करें। गाइस, तो इसके बाद में अगर आगे हम देखें तो शस्त्रों नहीं स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता मंथन में एक अजय खेमरिया जो है लोकनीति के मामलों के जानकार हैं, इन्होंने इनका एक लेख छपा हुआ है गाइज, और ये एक इंपॉर्टेंट लेख है। आने वाले सदियों में, आने वाले वक्त में हम देखेंगे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होगी। आज जैसे हम देखते हैं कि सारी दुनिया जो है हथियार की खरीद की होड़ जो है लगी हुई है। हम देखते हैं हर साल एक रिपोर्ट आती है सिप्री की जिसमें वो बताती है कि दुनिया में कौन से कंट्री ने कितने ज़्यादा हथियार खरीदे। तो गाइज इस तरीके से अगर हम हेल्थ के इशू को लेकर के नहीं आगे गौर करते हैं, अभी आज के पेपर अखबार में मैंने एक खबर देखी हुई है जहाँ पर पाकिस्तान और
चाइना मिल करके कुछ और जैविक हथियारों को जन्म दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारी दबाव बनाने की रणनीतियां हैं या फिर जिस प्रकार से हम विनाशकारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन विनाशकारी चीज़ों के हमें परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पूरी की पूरी जो मानव सभ्यता है वो बुरी तरीके से खतरे में है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हाल फिलहाल में कोई आज की ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है जो हम मानव सभ्यता के लिए संकट खड़े कर रहे हैं, जिनका निवारण कहीं पर दिखाई दे रहा हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं तो जो बायर्न म्यूनिख है ये यूरोपियन फुटबॉल लीग का फिलहाल किंग बन गया है, और फाइनल में पीएसजी को हरा करके जर्मनी के क्लब ने छठी बार चैंपियंस लीग का खिताब जो है वो जीत लिया है। तो नेमार जो एक स्टार खिलाड़ी हैं वो रोने लगे हार के बाद में, और जो बायर्न म्यूनिख है इसने यूरोपियन फुटबॉल को जो चैंपियंस लीग थी इसको जीत लिया है, इन्होंने फाइनल में हराया है। और ये बायर्न म्यूनिख क्लब कहाँ का, ये क्लब है हमारा जर्मनी का। गाइज आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो शीत मरुस्थल में नल से जल जीवन से हुआ सरल, जो हमारा गाइज प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत जो हमारा शीत मरुस्थल है और जो स्पीति घाटी है, यहाँ पर दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है गांव टसीगंग में यहाँ पर भी घर घर पानी पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री की जो जल जीवन मिशन योजना है इसके शुरुआती चरणों को लक्ष्य पूरा करने वाले 9 जिलों में लाहौल स्पीति जो जिला है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का, यह भी शामिल है। गाइस तो जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है यहाँ पर जल जीवन से धीरे धीरे जो जीवन है, नल से जल जीवन है, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, सब जो आसान होता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विज्ञानियों ने अश्वगंधा की एक नई किस्म को विकसित किया है। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में 2 चीजें रही, एक तो रहा छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला, ये 2 चर्चा में रहे। जसपुर में सर्पविष संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है, बीजापुर सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा है। ठीक है गाइस, इसके अलावा मध्य इजराइल के यवन शहर में एक पुरातत्व खुदाई में अब्बासी शासनकाल के 425 सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के 1100 साल पूर्व अब्बासी शासनकाल के बताए जा रहे हैं। तो ये सोने के सिक्के मिले हुए हैं कहाँ पर, मध्य इजराइल में। गाइस छत्तीसगढ़ के विज्ञानियों ने अश्वगंधा की एक नई प्रजाति है जो विकसित की हुई है। अब बात करते हैं जनसत्ता अखबार में छपी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। गाइस तो जो प्रशांत भूषण का अवमान मामला चल रहा है, वहां पर इनके माफी मांगने की इनकार को शीर्ष पेज पर जगह दी हुई है जनसत्ता अखबार में। इसके बाद में गाइज देखते हैं और कुछ क्या महत्वपूर्ण खबरें। नए उपन्यास फरवरी नोट्स का लोकार्पण हुआ। गाइज प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री और लेखक हैं डॉक्टर पवन विजय, इनके नए उपन्यास फरवरी नोट्स का सोमवार को हर्फ प्रकाशन के बैनर तले लोकार्पण हुआ। तो गाइज जो डॉक्टर विजय हैं इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है फरवरी नोट्स। आगे बढ़ते हैं गाइज, तो पानी की गुणवत्ता बढ़ाने और बर्बादी को रोकने को लेकर के नोएडा प्राधिकरण की जो खबर है वो छापी हुई जनसत्ता अखबार में, और इसमें कहा गया है कि औद्योगिक महानगर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए वाटर फ्लो मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि प्राधिकरण जल की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने का भी प्रयास कर रहा है। तो इजरायली कंपनी ने जो है इसका प्रस्तुतिकरण किया था, और खपत के आधार पर बिल बनेगा और पानी बचने की इससे उम्मीद जो है वो प्रबल होगी। गाइज हम देखते हैं कि इजराइल जैसे छोटे देशों में जहां पर काफी कम 78 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, वहां पर जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत जहां पर 114 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं जहां पर हम नितांत रूप से जल की कमी का अनुभव कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा कर्नाटक, ये बात कही हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री जो है सीएन अश्वत्थ नारायण, इन्होंने ये बात कही हुई है। कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने सोमवार को ये बात कही है। नारायण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इसे संबोधित करते हुए यह बात कही हुई है। तो कर्नाटक गई जो है वो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा, ऐसा कहा हुआ है वहां के उप मुख्यमंत्री ने। अब छोटे बांधों में बाढ़ के हाल से सुविज्ञा जैन का एक लेख छपा हुआ है। पिछले 3 दशकों में बांधों और जलाशयों का भारी विरोध किया जाता रहा। इन्हें नदियों के अस्तित्व और पर्यावरण के नुकसान का तर्क यहाँ पर रखा जाता है। इस तरह के तर्क इतने जबरदस्त तरीके से सामने आए कि सरकारें नए बांध और जलाशयों की बात करने से भी बचने लगी। लेकिन अगर जल जीवन का पर्याय हो और जल भंडारण की इतनी जरूरत हो, तो क्या छोटे और मझोले और बड़े बांधों की जरूरत के बारे में नए सिरे से सोचना प्रासंगिक नहीं होगा। तो गाइज ये खबर जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में हमें काफ़ी सारी जगहों पर बाढ़ दिखाई दे रही है। अब बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो प्रकृति जनित है। हम बांध बना करके बाढ़ की समस्या को कम कर सकते हैं, लेकिन बांधों की अपनी अलग समस्याएं हैं। ऐसे में वही बात आती है जो अभी भरत झुनझुनवाला के लेख में आ रही थी
कि हम किस कीमत पर किस चीज़ को पाना चाह रहे हैं। जहां पर हमारा आर्थिक लाभ 125 करोड़ का है, वहां पर हमारा पर्यावरणीय नुकसान 925 करोड़ का है। ऐसे में हम किस कीमत पर किस लाभ को पाना चाह रहे हैं, इस चीज पे सवाल उठाता ये जो लेख है। इसको उसके साथ में हम कोरिलेट करके इस चीज के बारे में और महंगी चीजों और ज्यादा महत्वपूर्ण जो महती चीजें हैं वो जान सकते हैं। ग्वादर में नौसैनिक अड्डा, चीन की चाल में यूं फंसता जा रहा पाकिस्तान। समसामयिक में गाइज ये लेख छपा हुआ है। पाक को 10 अरब डॉलर की मदद दी गई है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर बंदरगाह चीन को सौंपने के एवज में ये चीजें इसको मिलेंगी। तो ग्वादर है, चीन के पास में पोर्ट है, और ये जो चाइना के कब्जे में धीरे धीरे जा रहा है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशंस बड़ी विषम है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। विश्व परिक्रमा में पक्के तौर पर 2 साल के लिए तैयार हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन है, उन्होंने ये बात कही हुई है। गाइज, न्यायालय की जो अवमानना कानून की बात मैं अभी आपसे कह रहा था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत चलिए यहाँ से बता देता हूँ। गाइज, एक हमारा जो कानून है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, उसके तहत न्यायालय जो है वो अपने अवमान के लिए क्या कर सकता है, किसी को भी सजा दे सकता है। गाइस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, एक है 129 और दूसरा है 215, यानी कि अनुच्छेद 129 और 215। 129 कहता है कि जो गाइज हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, और आर्टिकल जो 215 है ये कहता है कि जो हमारे हाई कोर्ट होंगे वो भी अभिलेख न्यायालय होंगे। गाइज, अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन देते हैं या कोई भी निर्णय देते हैं, तो जो इनके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर इनके डिसीजन जो होंगे वो लागू होंगे, यानी कि इनके निर्णय एक अभिलेख के रूप में काम करेंगे, और जो इनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको उन्हीं डिसीजंस के अंडर में ही उससे उससे जो सहमत होकर के ही निर्णयों को देना होगा। तो ऐसे में यही 129 और 215 का जो आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने अवमान के संबंध में किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा इस चीज को जो है हमारा न्यायालय का अवमान कानून 1971 है, इसको बना दिया गया, जिसके तहत जो कानून है वो इस जो न्यायालय है वो किसी को भी जो अपने अवमान के लिए सजा दे सकता है। इसके अलावा इस पे संसद या कोई भी जो संस्था है वो इनके इस जो पावर है अवमान कानून की, इसको कम नहीं कर सकती है। हालांकि दुनिया भर के तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां या तो अवमान कानून को खत्म कर दिया गया है, या फिर अवमान कानून के अंतर्गत कभी भी बहुत सारे सालों से कोई सजा नहीं दी गई है। लेकिन जहां पर भारत जैसे देश में, जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के इतनी ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, और या तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को फिर इस प्रकार से चुप्पी की जा रही है कि देश में तमाम सारे जो पत्रकार हैं उनकी नृशंस तौर से हत्या हो रही है, बड़े से लेकर के छोटे और बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों के भी गले, मुंह और नाक सब कुछ दबाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो गाइस सिचुएशन है वो ये है कि फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के टुकड़े होने की बातें भी कही जा रही हैं। तो ऐसे में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये एक तरीके से हम कहें तो दोधारी तलवार की तरीके से है, और इसके यूजेज भी बहुत है, तो उस हिसाब से इसके मिसयूजेज भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ को लेकर के अगर हम सरकार पर या संविधान पर या न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के एक नागरिक के तौर से हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो हर चीज़ के लिए दूसरों पर जिम्मेदारी डालना कहाँ तक सही बात होगी, इस चीज़ को समझना जरूरी है। बात रही जहाँ तक न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका एक गरिमापूर्ण संस्था है, और संपूर्ण जो देश है वो इस गरिमापूर्ण संस्था में आस्था रखता है। ऐसे में छोटे बड़े डिसीजंस पे या फिर जहां पर भी हो, तो न्यायालय की किस प्रकार से आलोचना की जानी चाहिए कि जिससे लेकर के खास तौर से आम जनमानस में कोई ऐसा संदेश न जाए कि कल को उठ करके कोई भी व्यक्ति आकर के न्यायपालिका के खिलाफ आबा सादा शब्द बोलने लगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है विश्वास बहाली के लिए कि न्यायपालिका के खिलाफ बहुत संयमित, और इतने बड़े लोग जो इतने सालों से वकालत कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत संयमित तरीके से या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाए, ताकि न्यायपालिका के साथ साथ जो आम जनमानस है उसके भीतर न्यायपालिका का जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे और बहाल रहे। तो ऐसे में इस चीज को लेकर के न्यायपालिका बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत गहरे चिंतन में। हालांकि प्रशांत भूषण जी को पूरा मौका हर चीज के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत कहा है। ऐसे में मैं अपने आत्मसम्मान के साथ में और साथ साथ में जो मेरी आत्मा की भावना है उनके साथ में मैं कोई भी समझौता करके माफी नहीं मांगूंगा। आप जो चाहे वो मुझे सजा दे दीजिए। तो दोनों के अपने अपने स्टैंड्स हैं। हालांकि न्यायपालिका बहुत ज्यादा नरम रुख अपना रही है प्रशांत भूषण जी के विरुद्ध में, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ मोड़ लेता है, और या सिर्फ उन्हें बात चल रही है कि उन्हें चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाए। अब ये देखते हैं कि न्यायपालिका अपने इस निर्णय में क्या स्टैंड लेती है प्रशांत भूषण जी के विरुद्ध। लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी है, यहाँ से इसके संबंध में एक नई जो बहस है वो फिर से छिड़ गई है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या कुछ है दैनिक जागरण अखबार की खबर जो अखबार है यहाँ पर छपी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। गाइस तो गरीबों पर पड़ी कोरोना की सबसे ज्यादा मार जो है वो रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में महामारी के आर्थिक दुष्परिणामों की गहरी पड़ताल की हुई है। इस समीक्षा को पढ़ना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मई जून में सुधार के बाद में जुलाई में आर्थिक गतिविधियां फिर से काफी ज्यादा खराब हो गई हैं। सुधार के मंत्र के अंतर्गत कहा गया है कि स्टील, पावर, पोर्ट, रेलवे और केंद्र और राज्यों में भारी निवेश की आवश्यकता है। उक्त ढांचागत सेक्टर में खाली पड़ी जमीन का निजीकरण होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल सा निकाय भूमि, श्रम या बिजली के क्षेत्र में भी होना चाहिए। इसके अलावा जो जमीन, श्रम, शासन व व्यवस्था में सुधार के साथ निजीकरण को बढ़ावा देने पर आरबीआई ने जोर देने की बात कही हुई है। तो गाइस निजीकरण के संबंध में एक बहस सॉरी निजीकरण के संबंध में एक जो बहस है वो पहले से छिड़ी हुई है। निजीकरण के बारे में रिजर्व बैंक ने और भी निजीकरण पर जोर देने की बात कही हुई है। एयर इंडिया की नीलामी अभी होने की बात चल रही है। तो ऐसे में जो निजीकरण है, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और जल्दी में एक दिन निजीकरण पर एक बहुत जो अच्छी सी एक विश्लेषणात्मक जो चीजें हैं उसमें जो उसके पक्ष भी हैं और जो उसके विपक्ष भी हैं, उसके फायदे और दुष्परिणाम दोनों चीजों के बारे में एक बड़ा डिटेल्ड और एक पूरक डिस्कशन लेकर के आने वाला हूं, जिससे कि जो एग्जाम में अगर रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है हमारे यहाँ पे, मेंस में हमारे लिए लिखने को कुछ भी आता है, तो हम कम से कम जो निजीकरण है उसके संबंध में कोई चीज लिख पाए। तो गाइस जिसके बाद में अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में, तो नई शिक्षा नीति से होने वाले फायदे की बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 50 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से लाभ, शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार और पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। इन सब चीज़ों को पहुंचाने का काम जो है अब वो करेंगे। तो इसमें किससे क्या क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। गाइस स्कूल में दोपहर के खाने के साथ में बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। इसका फायदा करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को होगा। प्री प्राइमरी की शुरुआत इसके तहत छोटे बच्चों के गांव की आंगनबाड़ी में ही पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए भवन बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षक जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में करीब अभी 29 लाख आंगनबाड़ी हैं। छठी के बाद में सभी स्कूल के बच्चों के लिए व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई करनी होगी। इससे सभी बच्चे हुनरमंद होंगे। 2025 तक 50% बच्चों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मनमानी फीस पर अंकुश लगेगा। तय होगी फीस की सीमा। छात्रों और अभिभावकों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में अब बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा और क्रेडिट भी जुड़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए अब दूर नहीं जाना होगा। प्रत्येक जिले में अब एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई होगी। शिक्षकों का फायदा यह होगा कि पेशे की साख को फिर से सम्मानजनक बनाया जाएगा। शिक्षक तैयार करने के लिए नए कोर्स की शुरुआत की जाएगी। शिक्षकों को लगातार अपग्रेड होने का विकल्प मुहैया कराया जाएगा। उनकी सेवा शर्तों को सरल और बार बार स्थानांतरण आदि से मुक्त रखा जाएगा। स्कूल के आसपास ही रहने के लिए घर या किराए के लिए पर घर या रेंट की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को प्रमोशन के नियमों को पारदर्शी बनाया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में ये कुछ अच्छाई हैं जो ये फायदे हैं जो होंगे और इस चीज को लेकर के काफी सारी चीजें जो चल रही हैं। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति की कमियां हैं उसमें जनसत्ता अखबार में दूसरी नजर टाइटल से छपे हुए पी चिदम्बरम के लेख के बारे में मैं आपको इन डिटेल्ड बता चुका हूं। गाइस पीएम को भेंट की पुस्तक की प्रति बस यही बताना है आपको कि विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर द अनरेस्ट वर्ल्ड। ये किताब है। इस किताब से क्वेश्चन 90% पूछा जाएगा। छोटी बड़ी किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कहीं पर नोट करके आप ये क्वेश्चन भी रख लीजिए और मेरी बात को भी रख लीजिए। तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इनकी एक किताब है। किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनरेस्ट वर्ल्ड। इस किताब का नाम जो याद रखिएगा, ये किताब लिखी हुई है एस जयशंकर जी ने। पड़ोसियों की जमीन हड़पने पर आमदा चीन, ब्रह्मा चेलानी जी का जो लेख है वो चाइना की जमीन हड़पने की पॉलिसी है, इस पर प्रकाश डालता हुआ छपा हुआ दैनिक जागरण अखबार में। और किसी भी देश की जमीन को हथियाना या वह दावा करना कि वह प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रही, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना तिकड़म है। इन्होंने इन डिटेल्ड बताया हुआ कि कैसे 1979 में, उसके अलावा 1988 में, 1995 में, 2012 में, 2013 में किस प्रकार से ये जो दुनिया भर के जो उसके पड़ोसी मुल्क है उन पर अपने दावे करता रहा है। तो जो चाइना की पॉलिसी है धीरे धीरे करके काफी ज्यादा घातक होती चली जा रही है सभी कंट्रीज के लिए। तो देखने वाली बात है कि आगे चल करके ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस लेख को आप जरूर देख लीजिएगा। ये लेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजों को एक क्रम से बताया गया है। गाइस ठीक है। लद्दाख में भारतीय जमीन पर बदनीयती की मंशा जो चीन ने आक्रामकता दिखाई वह कोई नई बात नहीं है। वह 1979 में वियतनाम में घुसपैठ कर
नाकामी की रणनीति जो है उसका नाकाम रणनीति का एक विस्तार है। यह रणनीति वास्तव में बिना जंग लड़े ही जमीन पर कब्जा करने पर केंद्रित है। इस कड़ी में उसने 1988 में जॉनसन रीप, 1995 में मिस्चीफ रीप कब्जाने के साथ ही 2012 में स्कबरी शोल पर भी कब्जा कर लिया। 2013 से उसने पड़ोसी देशों की जमीन पर भी अपने दावे ठोकना तेज किया। उसने गोली दागे बिना ही दक्षिण चीन सागर के भू राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। दुर्गम ऊंचाई वाले लद्दाख में चीनी सेना यानी पीएलए को आक्रामकता 1980 के दशक में अपनाई गई चीनी जमीन हड़पने की नीति से अलग है। अब चीन सीमा पर खाली पड़ी जमीन को भारत की नाक के नीचे से कब्जाने की अपनी आम परिपाटी से परे चला गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का क्षेत्रीय विस्तार मुख्य रूप से विवादित लेकिन खाली पड़े शोल्स और रीफ्स को हथियाने पर केंद्रित रहा है। बाद में उसने कृत्रिम सैन्य द्वीपों में बदल दिया। इसी कड़ी में पीएलए ने 2017 में हिमालयी क्षेत्र में निर्जन और उजाड़ डोकलाम पठार में घुसपैठ की। दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक भूटान ने दावा किया कि यह उसका क्षेत्र है। चूंकि भारत ने भूटान को सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दी हुई है, तो इस घुसपैठ को लेकर डोकलाम के दक्षिण पश्चिम कोने पर भारत और चीनी सेना के बीच 10 हफ्तों तक लंबा गतिरोध पैदा हो गया था। गाइस, जो भी डोकलाम में हो गया था, भारत और चाइना और भूटान के बीच में जो हमारा वहाँ पे बॉर्डर इस तरीके से मिल रहा था, भारत का हिस्सा है, भूटान का हिस्सा और ये चाइना का हिस्सा, तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पर आकर के थोड़ा सा विवाद हो गया था। इस तरीके से हमने देखा कि भारत और चाइना के बीच में लगातार जो चीज़ें हैं वो बनती बिगड़ती रही हैं और उनकी जो विस्तारवादी नीति है उसका दुनिया भर के देशों में विरोध हो रहा है। अभिव्यक्ति की क्षुद्रता का प्रदर्शन। गाइज, इस किताब के जवाब में किताब लिखने वालों की दलील देने वाले अब उसे न छापे जाने को सही ठहराने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये है राजीव सचान जी जिनका एक लेख छपा हुआ है। गाइज, अभी क्या है हाल के दिनों में, एक छोटी सी नई प्रकार की एक घटना पैदा हो गई। नई प्रकार की घटना ये पैदा हो गई है गाइज कि जो अभी आपने देखा था, दो चीजें चल रही थी। एक जो अभी हाल ही में हुए दिल्ली में दंगे, और एक दूसरी चीज दिल्ली में और चल रही थी, जो चल रहा था हमारा सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट। अब गाइज क्या हुआ है कि इन दोनों पे एक एक किताब लिखी गई। अभी मैंने इसका बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया है और मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि इसके अंदर में क्या हुआ है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे जानकारी मिल पाई है, जितना मैं जान पाया हूँ आज के अखबार के बाद में, कि हुआ क्या है कि बस इस घटना पर और एक इस घटना पर, यानी कि दिल्ली दंगों पर और साथ ही साथ में जो हमारा सीए प्रोटेस्ट था, जो हमारा वो था पुराना प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, इन दोनों पर एक एक किताब लिखी गई है। अब मुझे लग रहा है कि एक किताब जो है इनकी छप गई है और जो दूसरी किताब है जो हमारी ये लिखी गई है दिल्ली दंगों पर, ये किताब जो है प्रिंट होकर के छपने वाली थी, पब्लिश होने वाली थी, लेकिन इसके पब्लिशर ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। अब पूरा विवाद यहीं से खड़ा हो गया। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी प्रशांत भूषण वाला मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन ये जो किताब है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इस किताब को जो दिल्ली राइट्स 2022 इसको द अनटोल्ड स्टोरी को प्रकाशित करने से मना कर दिया। तो जो हमारा दिल्ली राइट्स 2020 है और इस किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो किताब है इसको प्रकाशित करने से क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। और राजीव सचान जी ने कहा कि किताब के जवाब में किताब लिखने की दलील देने वाले अब उसे न छापे जाने को सही ठहराने में लगे हुए हैं। तो गाइस, जो ये किताब के जवाब में किताब लिखे जाने वाली चीजें हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हम किसी के पत्र का जवाब देते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ है जो यहाँ पर आगे निकल करके सामने आता है। तो जो भी चीज़ें होंगी फिर इस बारे में हम देखेंगे, तो फिर इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो हम कर लेंगे जब पूरी चीज़ें इसके फाइनल में आ जाएंगी तब। आगे देखते हैं गाइस, तो जो उड़ीसा का सुंदरगढ़ है, यहाँ के 3 वन क्षेत्रों में 3 साल के भीतर में 76 जो हाथी हैं वो लापता हो गए हैं। हाथी क्यों बीमार, पता कर रहे हैं IVRI के विज्ञानी। तो जो उड़ीसा गाइस है यहाँ पर, तो उड़ीसा से जो है वो सुंदरगढ़ के 3 क्षेत्रों से हाथी लापता जो हो गए हैं, ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय गंभीर रूप से बन गया है। ठीक है, इसके अलावा जो सिमलीपाल है और इसके अलावा जो सतकोसिया है, ये 2 टाइगर रिजर्व्स हैं गाइस, कहाँ पर, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। तो हरियाणा में जनता का भरोसा खोने पर 1 साल के बाद ही हटाए जा सकेंगे सरपंच। बस आपको एक चीज याद रखना, राइट टू रिकॉल का कानून आ रहा है हरियाणा में, और इसमें क्या होगा कि 1 साल के बाद में कोई भी जो सरपंच होंगे वो 60% अगर वहाँ की जो जनता है वो कहती है कि नहीं ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको वहाँ से फिर हटा दिया जाएगा सरपंचों को। तो राइट टू रिकॉल का कानून जो है वो लेकर के आ रही है कौन सी गवर्नमेंट, वो लेकर के आ रही है हरियाणा की गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ये कानून पहले से वहां पर बना हुआ है, लागू है, और हरियाणा में जो ये कानून आ रहा है ये कर्नाटक की तर्ज पर आ रहा है।
इसके बाद में गाइस जो एनजीटी हमारा उसने कहा है कि 6 माह के भीतर देश भर में 175 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाए जाएंगे। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कहा है कि 6 माह के भीतर देश भर में 175 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका निर्देश इसने दिया है। दूसरी ओर एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है पर रिपोर्ट को लेकर के फटकार भी लगाई। इसमें 2024 तक 20 से 30% वायु प्रदूषण कम करने का प्रस्ताव किया गया था। तो गाइस जो एनजीटी है उसने 175 वायु जो गुणवत्ता स्टेशन है उनको लगाने की, निगरानी स्टेशन लगाने की बात कही हुई है। गाइस महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार है। यहाँ से बस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, बस एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि मांग कम होने के बावजूद जो सप्लाई चेन बाधित होने से महंगाई बढ़ रही है। तो गाइस देखिए, एक जो बाजार का एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि जितनी ज्यादा मांग उतना ज्यादा रेट, जितनी कम मांग उतना कम रेट। यानी कि जितनी जब अगर सप्लाई कम होगी तो फिर रेट्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो रेट्स जो होंगे वो अपने आप क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। इस प्रकार से गाइस, लेकिन एक तीसरी सिचुएशन है जहां पर मांग तो कम है लेकिन महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हो गई। तो जो इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी के संबंध में आप है तो इस लाइन का आप टैग लाइन का यूज कर सकते हैं कि जब भी सप्लाई चेन बाधित होगी तो वहां पर मांग कम होने के बावजूद भी रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। गाइस जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, उनके 600 विकेट कंप्लीट हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ये टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा अगर बात करें सर्वाधिक विकेट लेने की तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हुए हैं 133 मैचों में, जबकि एंडरसन ने 156 मैचों में 600 विकेट लेकर के दुनिया के सबसे पहले तेज गेंदबाज बन गए जिन्होंने 600 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हुए हैं। ये कारनामा इन्होंने किया हुआ है। गाइज इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 304 ए क्या है आईपीसी का। तो भारतीय दंड संहिता में धारा 304 ए कहती है कि उतावलेपन से या फिर लापरवाही पूर्वक कार्य से मृत्यु होने पर इस धारा में केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रावधान है। यह धारा जो है वो जमानत है, तो इसमें जमानत आपको हो जाएगी, आपको सजा हो सकती है 2 साल की और जुर्माना भी आपको साथ में हो सकता है। 304 ए गाइज अक्सर करके आपको वहां पर देखने को मिलती है जहां पर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक कार या कोई भी वाहन चला रहा होता है और उसके एक्सीडेंट के थ्रू में किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहां पर 304 ए जो होता है गैर इरादतन हत्या भी इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो है। ठीक है गाइज, इसके अलावा खगोली पिंडों पर जमीन खरीदना जो है ये एक छलावा है। इस टाइटल से एक लेख अंतरराष्ट्रीय मामलों में छपा हुआ है। जमीन खरीदने वालों में शाहरुख खान, टॉम क्रूज, हैरिसन फोर्ड, रोनाल्ड रीगन और जिमी कार्टर समेत तमाम सारी जो हस्तियां हैं वो शामिल हैं। तो जो खगोली पिंडों पर जमीन खरीदी जा रही है, जैसे चांद पर जमीन खरीदना या फिर मंगल पर जमीन खरीदना, इस प्रकार की जो चीजें दुनिया भर में बिना किसी मजबूत कानून के अभाव में चल रही हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या कुछ है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे आगे चल करके ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनेगा और एक बड़ी बहस खड़ी होगी खगोली पिंडों पर जमीन खरीदने की। गाइज भारतीय सैटेलाइट ने एक दुर्लभ खोज की हुई है जिसने एस्ट्रोसैट जो हमारा एक सैटेलाइट है उसने बताया कि आकाशगंगा से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसका इसने पता लगाया। विज्ञानियों ने कहा कि धरती की उत्पत्ति के बारे में इससे अनुमान लगाना आसान होगा। गाइज गरीबों और बीमारों के लिए जीवन समर्पित करने वाली जो मदर टेरेसा हैं, आज ही के दिन उनका 1910 में जन्म हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में और आयरलैंड के होते हुए भी इन्होंने जब 1929 में जो रोगन कैथोलिक नन के रूप में कलकत्ता जो अब कोलकाता है यहाँ पे ये पहुंची और 1946 में जीवन भर गरीबों और बीमारों की मदद करने का इन्होंने मन बनाया। 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ली और 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इन्होंने स्थापना की हुई थी। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। गाइस तो जो मदर टेरेसा जी हैं इनको न सिर्फ नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, भारत रत्न मिला हुआ, बल्कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। 2016 में मरणोपरांत इन्होंने पोप ने इनको संत की उपाधि भी दी हुई थी। 5 सितंबर 1997 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था जब मैं 2 साल का था। तो गाइज इसके बाद में देखते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो जनसत्ता अखबार में भी रिजर्व बैंक की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुमान की खबर को छापा गया और कहा गया कि आने वाले सालों में जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा गाइस जनसत्ता अखबार ने कचरे के ढेर पर बैठे शहर के नाम से भी एक जो लेख है वो छापा है प्रदीप श्रीवास्तव जी का। इसमें एनजीटी के बारे में और कुछ बताया गया। यहाँ से कुछ चीज़ें जो आप अपने लेखों में या अपने जो आंसर्स हैं वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ आंकड़े हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं गाइस, जिन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके हिसाब से देश भर में प्रतिदिन 1.43 लाख टन ठोस कचरा पैदा होता है।
इसके निपटारे की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक जो कचरा है वो निकलता है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है, मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कहा है कि वर्ष 2031 तक प्रतिदिन 4.5 लाख टन कचरे का उत्पादन होगा, जो 2050 तक 11.9 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। अधिकतर अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो निस्तारण प्लांट में पृथक करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 3.2 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसका 60% से भी कम इकट्ठा किया जाता है, यानी कि करीब करीब 50% जो है वो कूड़ा सड़कों पर या फिर जो पूरे देश में वहाँ पर फैला रहता है, क्योंकि इसका निस्तारण नहीं हो पाता है, ना ही इकट्ठा हो पाता है। जबकि लैंडफिल के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं के कारण ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, जिससे आपके जो भी लेख होगा, ये जो आपका आंसर होगा, उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पति के धन पर केवल पहली पत्नी को दावा करने का अधिकार, यह बात कही है बम्बई हाई कोर्ट ने। उसने कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल पहली पत्नी को इस पर अधिकार मिलेगा, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा। तो गाइस, बम्बई हाई कोर्ट ने साफ बात कही है कि अगर 2 पत्नियां हैं तो केवल पहली पत्नी को संपत्ति में दावा करने का अधिकार होगा, जबकि जो बच्चे होंगे उनमें दोनों के बच्चों को अधिकार बराबर मिलेगा। और गाइस, जो रानी रामपाल हैं, भारत की स्टार हॉकी खिलाड़ी, उनको मिला हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उन्होंने कहा है कि सपने बुनने वाले हर गरीब को प्रेरणा देगा मेरा ये पुरस्कार। गौरतलब है कि रानी रामपाल के अलावा जो हमारे ओपनर क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, साथ में सारे के सारे कुल मिलाकर के 5 लोगों को जो ये पुरस्कार है ये दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो गाइज, ये था आज के अखबारों में छपी हुई लगभग सभी प्रमुख सुर्खियां और बाकी जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो इन जो सेशन से हमने जो कुछ जाना है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अलावा गाइज जो साइबर हमले हैं उसमें सुरक्षा की गारंटी में बजट की 0.25% राशि जो है इसमें बढ़ा करके खर्च की जाएगी। तो जब इसके बारे में, हाँ, ये खबर जो है इंपॉर्टेंट एक छूट रही थी, लंदन में जो महाराजा दिलीप सिंह के बेटे थे के मेंशन का 150 करोड़ रुपए में सौदा कर दिया गया है। तो गाइज, जो ब्रिटेन है वहाँ पर लंदन में जो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई जो एक अहम इमारत है वो बिक रही है। महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के बेटे प्रिंस विक्टर अल्बर्ट जय दिलीप सिंह को राजघराने की ओर से रहने के लिए मिला मेंशन अब बिक रहा है। इसका सौदा 1.55 करोड़ पाउंड यानी कि करीब 150 करोड़ रुपए में हुआ है। दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा थे। उनकी सल्तनत में लाहौर समेत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका भी शामिल था। 19वीं सदी में जब उनका साम्राज्य ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बना तो वे इंग्लैंड चले गए थे। तो वह जो उनका महल था वो अब बिक रहा है। और जो महाराजा दिलीप सिंह हैं, इनके बेटे का जो ये अभी बेटे ने इसका जो है वो जो बेटे का मेंशन है इसका सौदा कर दिया गया। और जो दिलीप सिंह थे ये अंतिम महाराजा थे और इनको फिर क्या किया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो गाइज, इसके अलावा जो एशियाई ब्रेडमैन है अब्बास जैक कैलिस हैं और स्टार लेकर है, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी हाल ही में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो गाइज अमर क्रांतिकारी हमारे हैं राजगुरु, आज ही के दिन 1908 में इनका जन्म हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी में। और 6 साल की उम्र में इनके डैडी का निधन हो गया था, पिताजी का। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ये सदस्य थे और ये बहुत अच्छे निशानेबाज थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी। इनके साथ 21 लोगों पर मुकदमा चला था। भगत सिंह सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। उनके पार्थिव शरीर का सतलुज के किनारे जो है वो इनके पार्थिव शरीर को जो क्या किया गया था, सतलुज नदी के किनारे इसका अंतिम संस्कार किया गया था। गाइस, जो गूगल है वो हिंदी से अब गोंडी भाषा में अनुवाद करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर को आपको याद रखना है। आप गूगल जो है जैसे अभी तक हिंदी से इंग्लिश कर रहा था वैसे भी हिंदी से गोंडी भाषा में अनुवाद करेगा। जरूरत गाइस इसकी ये पड़ी है कि 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग गोंडी भाषा में बात करते हैं। और गाइस, खास तौर से जो हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि जो नक्सलियों के बीच में और सुरक्षा बलों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें आम जनता इसलिए नहीं जुड़ पा रही क्योंकि सरकारी तंत्र गोंडी भाषा नहीं जानते। ऐसे में हिंदी से गोंडी के बाद में नक्सलियों के साथ में हमारी बातचीत बढ़ेगी और बातचीत के साथ में विश्वास बहाली भी बढ़ेगी। गाइज, भानु प्रकाश जो है ये दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने हैं। लंदन के माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये पदक पहली बार किसी भारतीय को मिला है। तो जो भानु प्रकाश हैं ये दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने हैं और ये जो पदक है वो किसी भारतीय द्वारा पहली बार जीता गया है। ठीक है,
तो गूगल से हिंदी से गोंदी में अनुवाद करेगा। इसके अलावा बाकी सारी जो महत्वपूर्ण खबरें थी जिनके बारे में हमने देखा, इनके आप नोट्स जरूर बना लें और साथ में जो पिक्चर्स आपको मिलेंगी इनसे आप इस चीज़ों जो लेख हैं इन चीज़ों इनको पूरा खासतौर से पढ़ लें, और जो खबरें और जो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं इनको भी इन डिटेल्ड पढ़ लें। इससे आपका करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।